मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के द्वारा। जैसा कि आपको विदित है, हमने आपको बोला था कि आज 1 अप्रैल से हम रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर रेगुलर नियमित रूप से आएंगे। जो आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या हुई है, आप अपना खुद का आकलन भी कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको रोज़ 6 बजे लगभग 20-25 मिनट अपने निकालने होंगे और हमारे इस YouTube चैनल पर आकर आपको रोज़ 6 बजे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेवल 1 और लेवल 2 के बहुत बेहतरीन पेपर्स आपको मिलेंगे, जिनके साथ आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। और आपको सभी को अच्छे तरीके से पता है कि हिमांशु जी व्यास सर और मैं, हम दोनों रीट के अंदर सेलेक्टेड हैं। और सेलेक्टेड होने के साथ साथ हमने क्या क्या वहाँ पर रणनीतियाँ अपनाई थी, उन सब चीज़ों पर भी हम बात कभी करेंगे। और हिमांशु व्यास सर भी नियमित रूप से आपको गाइडेंस और पेपर्स लेकर के वो भी आपके साथ में नियमित रूप से जुड़ते रहेंगे। तो एक दिन मेरी क्लास रहेगी, एक दिन सर की क्लास रहेगी। इस प्रकार से आपको रेगुलर बहुत ही बेहतरीन रीड के पेपर्स मिलेंगे। दूसरा, आप अपने साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें और ये जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आप अपना खुद का भी आकलन करें। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप यदि जैसे यहाँ क्वेश्चन चले तो आप वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लें। पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दें और फिर बाद में मेरे द्वारा दिए गए आंसर पे जाएं। इस तरीके से आप लास्ट में कॉपी में चेक कर लेना कि आपके कितने सही हुए हैं। तो आप 30 में से कितने सही कर पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर जरूर लिखें। और बहुत ही अनिवार्य रूप से जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप एक काम जरूर करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ अभी आज 1 अप्रैल से हम चालू कर रहे हैं तो अब ये रोज़ नियमित रूप से आपके पास में ये पेपर्स आते रहेंगे विभिन्न सब्जेक्ट के। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। आइए चलते हैं और ध्यान रखें, ज्ञान वर्धनम परम ध्येय हमारा ध्येय है। तो ज्ञान को बढ़ाना ही हमारी मुख्य यहाँ पर विशेषता है। तो आप लोग भी खुद तो तैयारी कीजिए ही, साथ में ऐसे लोग जो और अन्य लोग जो होंगे जो रीट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करके पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर नंबर 1 जो कि साइकोलॉजी का रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ही दिन से साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर ले रहे हैं। और ध्यान रखिए आज थोड़ा लेवल हमने सरल रखा है क्योंकि पहला दिन है, तो सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे। धीरे धीरे डे बाई डे आपको इसका लेवल कठिन होता हुआ नजर आएगा। तो आज पहला दिन है, कुछ सरल क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसका लेवल आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, उसको आप पढ़िए। कह रहा है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। देखिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपको उत्तर देने के लिए उचित विकल्प को चुनना है। तो आपको ये तो पता ही है कि आप वहाँ पर OMR शीट लेकर बैठे होते हैं और OMR शीट के साथ में आपको यहाँ सेलेक्टिव जो आंसर है उसको चूज़ करके और गोला भरना होता है। तो चलिए आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पूछा गया आप एक अति सक्रिय बालक, देखिए अति सक्रिय बालक की बात कर रहा है वो। अति सक्रिय बालक को एक सही दिशा आप क्लासरूम के अंदर कैसे देंगे। तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे और इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने महसूस किया होगा कि जो एक टीचर पढ़ाता है तो आपने देखा होगा वो टीचर अक्सर एक ज़्यादा एक्टिव बालक को ही कहता है कि भाई बोर्ड को साफ कर ले, कहता है कि नहीं कहता है, और भी कहीं उससे रिलेटेड गतिविधि जो है वो देता है। तो आप इसके अंदर देखो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो रीट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं अनिवार्य रूप से। तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर देने हैं और यहाँ पर मेरे साथ चले। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीचे आंसर देते चले आप। तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा कि श्याम पट आदि साफ करने का काम हम उसको देंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपके लिए जाएगा।
देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको दिखाई दे रहा है कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। तो मैंने ऑप्शन सी आपको वहाँ पर राइट बताया है, एक बार चेक कर लें। ऑप्शन सी इसका आपका राइट रहेगा। ठीक है, मैंने टिक कर रखा है, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। देखिए ध्यान रखिएगा, किस्मत का भी रोल रहता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कड़ी मेहनत है वो कड़ी मेहनत इतनी करते जाओ कि आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ किस्मत शायद से ही आपको पहुँचा पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, किस्मत कभी कभी ये मौका देती है, लेकिन मेहनत आपको हर समय मौका देगी। तो आपसे मेरा फिर से निवेदन है कि इतनी मेहनत कीजिए, इतनी हमारे साथ यहाँ पर अध्ययन कीजिए, आकलन कीजिए अपने आप का कि एक अच्छे मुकाम पर आप पहुँच पाएँ। चलिए चलते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या कह रहा है ये, समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। आंसर दीजिए आप, क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति, इसका उत्तर ए जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ रहे हैं हमको 30 क्वेश्चन आपको देने हैं, और अगर मैं हर एक क्वेश्चन को मैं अगर डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा तो फिर वो जो वीडियो है वो 1.5-2 घंटे का बन जाएगा, जो कि हम उद्देश्य नहीं है। फिर आपको भी पता है 1.5-2 घंटे का वीडियो आप अगर देखेंगे तो वो आपके लिए भी उचित नहीं है ना, आपका टाइम जाएगा। तो 30 क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं 20-25 मिनट के अंदर हम इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सही है क्या नहीं है अपने आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसका यहाँ पर आकलन कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब देखो 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए देखिए। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, एक टीचर होने के नाते, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टीचर बनकर सोचना है। साइकोलॉजी का पूरा गेम है, आपको एक अध्यापक की तरह सोचना है। आप 3rd ग्रेड टीचर वहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कोई अगर मंदबुद्धि बालक आपको बिठाने के लिए कह रहा है, आपके जो अपर अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बिठाइए इन बच्चों को, तो आपको ज़रूर उन्हें बिठाना है, और उन बच्चों को कैसे आप सिखाएंगे इसकी आपको तकनीक सीखनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शिक्षक को, देखो जिन का उत्तर सही जा रहा है वो नीचे जरूर लिखिए कि सर ये मेरा राइट गया है, 3 का ये आया है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। देखो आपको एक दिन पेपर तो देना ही है ना। आप यदि यहाँ पर देने में कंजूसी करेंगे आंसर देने में, तो आपको वहाँ तो पेपर देना ही है। तो इतनी कंजूसी ना करें, कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाएँ। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो देखिए एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। अब साधन तो क्या, उसके पास भाई कोई बुलेट एयरप्लेन थोड़ी होंगे। साधन का अर्थ क्या होता है भाई, आप बुद्धि का इस्तेमाल करें यहाँ पर। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का ज्ञान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उस टीचर के पास इतना पर्याप्त ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वो उस बच्चे की समस्याओं को क्या कर सके, हल कर सके। तो चौथे का भी ऑप्शन सी राइट जा रहा है। आगे चलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब मैदान में जाएंगे तो आप जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना ही कम खून आपको बहाना पड़ेगा। तो ये युद्ध का एक नियम होता है। अगर आपने प्रैक्टिस करते समय, अभ्यास करते समय बहुत ज़्यादा पसीना बहा लिया है तो मैदान में लड़ते समय आपका खून कम बहेगा। समझ रहे हो आप, दूसरे का बहेगा, आपका नहीं बहेगा। तो इसी तरीके से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर पढ़ाई में कर लेंगे उतना ही आपको कम जोर आएगा वहाँ एग्ज़ाम में। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर ज़रूर आपकी नुकसान होगा। तो प्रैक्टिस पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, संवेगात्मक समायोजन यदि कोई बच्चा करता है तो वो किस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो व्यक्तित्व निर्माण में बिल्कुल पड़ता है, कक्षा शिक्षण में वो भी बिल्कुल पड़ता है भाई, अनुशासन में वो भी बिल्कुल पड़ता है। यानी कि संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किन के लिए, इन तीनों के लिए ही प्रभावी है। डेट मीन्स आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। तो देखिए श्यामपट्ट की बात आ रही है। श्यामपट्ट यानी कि आपका क्या है,
बोर्ड की बात आ रही है, ब्लैक बोर्ड की बात आ रही है या वाइट बोर्ड की बात आ रही है, कुल मिला के हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। आजकल बीएड वगैरह में तो लपेट फलक वगैरह भी चलते हैं। तो बोर्ड जो है, जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में ले रहे हो, वह जो श्यामपट्ट है वह किस प्रकार का साधन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बोर्ड को हम केवल और केवल देख सकते हैं, उस पर लिखी हुई चीज़ों को हम केवल देखते हैं ना, हम सुनते थोड़ी है। बोर्ड की हमें सुनाता थोड़ी है, नहीं सुनाता है ना। तो वो आप ध्यान रखिए, दृश्य श्रव्य साधन बिल्कुल नहीं हो सकता है। श्रव्य यानी सुनने वाला साधन नहीं है वो, उसके अंदर तो आपका रेडियो वगैरह, टेलीविजन वगैरह, ये आपके दृश्य, टेलीविजन आपका दृश्य श्रव्य साधन में आता है और रेडियो आपका श्रव्य साधन में आता है। आपको पूछा गया है भाई कि ये श्यामपट्ट किस में आएगा, तो दृश्य साधन में आएगा, केवल देखा ही जा सक रहा है, सुना नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट जाएगा। चलिए नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अब शिक्षण कुशलता की जब बात आ रही है बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, शिक्षण कुशलता किससे संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना क्या शिक्षण कुशलता से संबंधित है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता हमेशा दिमाग में ध्यान रख करके चले, वो कुशलता आपकी आती है प्रश्न पूछने से। ऑप्शन सॉरी, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना भी एक कुशलता का ही रूप है। प्रश्नों को हल करना, देखो अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एक प्रकार की स्किल डेवलपमेंट होगी, कुशलता आएगी। और प्रश्न पूछना भी स्किल डेवलपमेंट का साधन हुआ। तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, देखो कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उन्हें हमको क्या करना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर बी राइट आएगा। कोई बच्चा आपकी क्लास के अंदर खड़ा होकर यदि प्रश्न पूछता है तो आपको उसको प्रोत्साहित करना है प्रश्न पूछने के लिए, ताकि उसकी जिज्ञासा जगे और अधिक से अधिक ज्ञान उसको मिले। ऐसा नहीं कि कई टीचर क्या करते हैं, प्रश्न पूछने वाले बच्चों को इतना ज़्यादा दबाव डालने लग जाते हैं, उसको ही टारगेट पे ले लेते हैं और उस बच्चे को इतना ज़्यादा पीड़ित कर देते हैं कि वो पूछना बंद कर देता है। तो आपने उसकी जिज्ञासा समाप्त कर दी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसे प्रोत्साहित करना है ताकि और अधिक से अधिक वो क्वेश्चन पूछे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपका लेवल का माना जाएगा। तो किंडरगार्टन पद्धति आप ध्यान रखें, जिस पर विद्यालयों के अंदर आपको पता है केजी वगैरह ये सारी कक्षाएं चलती है, यूकेजी एलकेजी वगैरह, वो किंडरगार्टन पद्धति पर ही आधारित है। खेल खेल में बच्चों को सिखाने की बात वहाँ हो रही। तो ये फ्रोबेल, ऑप्शन सी फ्रोबेल इसका राइट जाएगा, किंडरगार्टन पद्धति। चलते हैं नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखाई दे रहा है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है। देखिए मित्रों, अगर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई की तो आप जरूर इसका बता दोगे, क्रियात्मक अनुबंधन बोलूं या क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलूं, दोनों एक ही बात है। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक अनुबंधन की जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया। स्किनर ने चूहे पर भी प्रयोग किया है, ध्यान रखिए, इसने कबूतर पर भी प्रयोग किया है। ये क्या करता था, इसने चूहे को पहले बंद कर दिया एक बॉक्स के अंदर और वहाँ पर उसने खाना रख दिया, लीवर दब। अब वो उसने भोजन उसको इस प्रकार से रखा था कि वो लीवर अगर दबेगा, अंदर एक अंदर लीवर रखा था, वो लीवर दबेगा तो ही वो भोजन का टुकड़ा अंदर उस चूहे के सामने प्रकट होगा। तो शुरुआत में वो चूहा जो है वो लगातार छटपटाहट करता रहा, लेकिन वो भोजन प्राप्त नहीं कर सका। फिर छटपटाहट में अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया, तो लीवर दब गया और वो भोजन का टुकड़ा उसके सामने आ गया। तो सेकंड टाइम में ये जब प्रक्रिया दोहराई गई तो चूहे ने छटपटाहट कम की, तीसरे टाइम में और कम की, चौथे टाइम में और कम की। तो ऐसे धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया बढ़ती चली गई तो वो चूहा जो है वो सिद्धहस्त हो गया इस मामले में, और वो लीवर दबाने के आदी हो गया। उसको पता लग गया कि लीवर दबेगा तो ही खाना आएगा। तो ऐसा ही प्रयोग उसने कबूतर के साथ भी किया था। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो एक प्रकार का अनुबंधन हो गया उस चूहे और उस लीवर दबाने और भोजन के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट जाएगा इसका, स्किनर। किसी प्रकार के चक्कर में ना पड़ें, आप कंसेप्ट पर ध्यान केंद्रित करें और समझें कि क्वेश्चन कहाँ से आया गया और क्यों आया है, किस प्रकार का प्रश्न और क्या उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट जाएगा। नंबर 11 बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अब सांप्रतिक दृष्टिकोण बोला है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं। ऑडियो को, इस वीडियो को आप म्यूट करके या थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, सांप्रतिक दृष्टिकोण की अगर वो बात कर रहा है तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ये आपका आंसर राइट जाएगा। अनूठी अवधि होती है बचपन, तो एक बचपना तो एक अपने आप में अलग
दृष्टिकोण को लेकर के आता है, तो वो दृष्टिकोण का रिलेशन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन उससे सूटेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 लेकर हम चलते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है। अब शिक्षक को 5वीं कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कैसे उसको परामर्श दिया जा रहा है, इस विषय में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको रीड कर लीजिएगा आप आराम से, ऑप्शंस को आपके सामने दिए हुए हैं। इसका आंसर जाएगा डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक समान प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज होता है। तो बच्चे को एक ऐसा अभ्यास कराया जाना जरूरी है कि जब 2 समान प्रकार के क्वेश्चन वहाँ आ जाए तो उसको किस प्रकार से हल करना है, उसका अभ्यास उसको कराया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। नंबर 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। देखिए, असंगठित घर यहाँ पर 2 महीनों में आप ले सकते हो। विखंडित घर हो जाता है ना, कई बार कुछ लोग संयुक्त फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग विखंडित फैमिली में रहते हैं। इसके अलावा संगठित का मतलब यहाँ पर एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी है, तो बच्चे का एक वो पिछला बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता है, बच्चा उतना सशक्त नहीं हो पाता, यानी एक सशक्त घर से नहीं आया है, वो असंगठित घर से आया है, तो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक सूटेबल ऑप्शन देखें तो स्वतंत्र अध्ययन में तो उसको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अभ्यास पुस्तिकाओं का संगठित घर से आने के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। नियोजित निर्देश देना है या नहीं देना है, इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मैंने 3 ऑप्शन डिलीट कर दिए। तो जब आपको लगे कि मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज़ में लेना है तो आप ले सकते हैं, पहले ऑप्शन डिलीट करके देख सकते हो, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 13वें का ए ऑप्शन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। सुनिर्मित पाठों में यहाँ पर उसको दिक्कत आएगी, कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है ना बच्चे का, तो उसको फिर कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, आपने देखा होगा। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल सूटेबल बात नहीं है भाई, क्यों नहीं देंगे। और अगर बुद्धिमान है तो बुद्धिमान होने से ही संतुष्ट हो जाएंगे क्या, तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल गलत जा रहा है। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, अरे भाई जिसने पैदा किया है उस बुद्धिमान बच्चे को, उसको तुम सूचित करोगे, उसने तुमको सूचित किया एडमिशन दिला के, आप उसको सूचित करोगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन जा रहा है। क्या बच रहा है भाई, देखो ऑप्शन सी बच रहा है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे वैसे अनुप्रेरित करेंगे। देखो सामने तो आपको ध्यान रखना है, कोई बच्चा यदि आपको लगता है कि बहुत अधिक बुद्धिमान बच्चा आपकी क्लास में है, तो वो किस दृष्टिकोण से सीख सकता है, आप किन साधनों से सीख सकता है, किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करके और ज़्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं, उन कारणों से सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको कहेंगे कि तू भाई हमारे हिसाब से ढल जा, नहीं, वो जिस हिसाब से सीखे उसको ज़्यादा आपको प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो एक बहुत आगे अच्छे मंजिल पर पहुँच सके। नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखें यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी अध्ययन की चित्तवृत्ति लेके नहीं आए हैं, कुछ लफंगे भी क्लासों में बैठते हैं ना, लफंगे का तात्पर्य देखो, आप इसको गलत शब्दों में ना लें या आप इसको गलत अर्थों में ना लें। मेरे कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिनकी कक्षा के अंदर रुचि नहीं बन पाती, वो टीचर के साथ एक इंटरेक्शंस फील नहीं कर पाते हैं, या वो पढ़ाई के प्रति एक रुचि अपने आप में जागृत करना नहीं चाहते। ऐसे बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लास में लगातार। तो देखिए इसका क्या है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, मतलब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन डी जा रहा है। हमेशा ध्यान रखें, जिस बच्चे की रुचि क्लास में नहीं बन पा रही तो उसको उसकी रुचि के अनुसार वो इंटरेस्ट जागृत कर ले, ऐसा विषय के अनुसार कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप यदि करेंगे तो वो बच्चा जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है वो देने लगेगा। आप पहले उसकी चित्तवृत्ति देख लें कि वो कहाँ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, उस आधार पर उसकी बातों को आप अपनी विषय की बातों को उस तक पहुँचाने का प्रयास करें, तो वो उन बातों को धीरे धीरे सीखने लगेगा। कभी कभी होता है ना, जैसे किसी बच्चे का खेल में ज़्यादा ध्यान होता है, तो अगर आप खेल की बातों से रिलेटेड करते हुए पढ़ाएंगे कोई चीज़ तो बच्चा तुरंत वहाँ पर ध्यान देगा, तो उसको रुचिपूर्ण बातों से जोड़ना है। नंबर 16 की बात करें, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो देखो आप बात करो, तार्किक रूप से सोच रहा है बच्चा, है ना, तो कौन सा स्तर होना चाहिए तार्किक रूप से। अब तार्किक शब्द जहाँ आ गया है वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपका आएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। और उसमें आपको पता भी होगा, मूर्त मतलब कोई चीज़ सामने है
तो वो जल्दी उसके बारे में विचार कर पाएगा। एक होता है अमूर्त, अमूर्त आपका किशोरावस्था में चला जाता है। ये मूर्त की बात कर रहे हैं अपन, तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा और बच्चे के अंदर थोड़ा तर्क का निर्माण भी हो जाएगा। आगे चलें, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना। अब देखिए, बौद्धिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और उसके 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर पहचाना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, एक ही व्यक्ति यहाँ पर बच जाता है, जीन पियाजे। पियाजे जो है उन्होंने बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को व्यवस्थित रूप से बताया था कि बच्चे के अंदर किस प्रकार से बौद्धिक विकास उन 4 चरणों के अंदर संपन्न होता है। तो पियाजे का संबंध इन बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट सिद्धांतों से, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अब अल्पवयस्क बच्चे की बात कर रहे हैं, अधिगम यानी सीखने की हम बात कर रहे हैं, तो उस सीखने के प्रक्रम में एक अभिभावक यानी पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आप हमेशा एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें, निषेधात्मक आप यदि ज़्यादा रहेंगे तो बच्चे के सीखने में आप बाधा उत्पन्न करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। संवेदनात्मक, आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी नहीं बन जाना है कि बच्चा उसका मिसयूज़ करने लग जाए। आप यदि बिल्कुल उदासीन बने रहेंगे तो बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति बिल्कुल नष्ट होगी। यानी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। आपको पेरेंट्स के तौर पर हमेशा क्या रहना है, अग्र सक्रिय रहना है। आपको उस बच्चे को अगर सही दिशा देनी है, वो बच्चा जो अल्पवयस्क अभी वयस्क नहीं हुआ है और वो सीखने की तरफ बढ़ रहा है, वो अधिगम की तरफ बढ़ रहा है, तो आप अब पेरेंट्स होने के नाते अग्र सक्रिय रहें, उसको अधिक से अधिक सक्रियता के साथ समझाने का प्रयास करें, उससे एक कदम आगे चलें। आप बताएं कि भाई इस दिशा में आपको जाना है, तो बच्चा सक्रियता से वहाँ जाएगा। लेकिन आज की तारीख में देखने को आता है ज़्यादातर पेरेंट इस अवस्था में बने हुए, उदासीन अवस्था में, उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमको भुगतना पड़ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको विद्यालय कक्षा में ही ये सारी चीज़ आपको परिभाषित की जा सकती है। बच्चा, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो वो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो वो आप उसको विद्यालय में और कक्षा में ही कर सकते हैं। घर में संभव नहीं है, ऑडिटोरियम का कोई संज्ञान से लेना देना नहीं है। खेल के मैदान में जरूर टीम भावना वगैरह वो चीज़ें सीखता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं संज्ञान की, तो वो फिर आपका जाएगा विद्यालय में कक्षा में। चलिए चलते हैं नंबर 20 की तरफ। डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अब विवेचित किया जाता है, अब यहाँ पर इस डैश डैश को फिल करना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट जाएगा। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरवता कह दें या नीरसता की हम यहाँ पर बात कर दें। तो देखो, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में अनुप्रेरित की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका मतलब विद्यार्थियों द्वारा वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछना। विद्यार्थी जितना अधिक प्रश्न पूछेगा उतना वहाँ पर अनुप्रेरण होगा और उसके माध्यम से बच्चा अधिक से अधिक जिज्ञासा के माध्यम से जब टीचर उसका उत्तर बताएगा तो जिज्ञासा को संतुष्ट करेगा, अनुप्रेरणा मिलेगी, बच्चा फिर प्रश्न पूछेगा। तो ये विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक प्रकार से अनुप्रेरित शिक्षण को संकेत कर रहा है। 21 में कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। देखो, कक्षा के अंदर विद्यार्थी का इंटरेस्ट जगाना है आपको, तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना है क्या, चर्चा करनी है क्या, कहानी कहना है क्या आपको, या प्रश्न पूछना है आपको। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, टीचिंग करते समय आप कोई मटेरियल पढ़ा रहे हैं तो श्यामपट्ट का प्रयोग तो आप करेंगे ही, उससे कोई इंटरेस्ट थोड़ी जगेगा क्या। तो श्यामपट्ट का प्रयोग तो हर टीचर करता है, उससे इंटरेस्ट जगने की बात ही नहीं आ रही। चर्चा करेंगे, चर्चा का मतलब क्या, आप टॉपिक से भटक कर या हो सकता है टॉपिक पर ऐसे कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका भी कोई खास इफेक्ट बच्चों पर नहीं पड़ता है। कहानी कह देंगे, थोड़ी देर के लिए आप आकर्षित कर लेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज वहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई टॉपिक आपने पढ़ाया है, उस पर बच्चे का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो बच्चा समझ लेगा कि यार अब मुझे इस टॉपिक को इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आया है तो उसका जवाब देना है, तो जिज्ञासा जगेगी उसके अंदर, तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो आपका आंसर इसका जाएगा क्वेश्चन का 21 का डी, प्रश्न पूछना। मेरे सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उस दौरान यदि आपको लगता है कि सर ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको लिखते जाइए, है ना। और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है या सही किया है। देखो, अभी पहला पेपर आपको दिया है, हो सकता है किसी के 30 में से 30 भी राइट जाएँ, हो सकता है किसी के 30 में से 25, 22, 20 राइट जाएँ, तो घबराने की बात नहीं है। 5-10 गलत गए हैं, अगली बार उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, कहाँ कमी रह गई उसको हम देखेंगे।
लेकिन आप यदि कमेंट ही नहीं करेंगे इस डर से कि भाई मैं कमेंट अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट कर दूंगा तो कोई क्या कहेगा, अरे भाई कोई क्या कहेगा ये सोचते रहोगे तो फिर जो दूसरा वाला कोई, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोगों का काम तो आपने कर लिया ना। आप ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, तो वो काम लोगों पर छोड़ दीजिए। अपनी तैयारी आप नियमित रूप से जारी रखिए और कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखो, शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। हमेशा आप एक बात ध्यान रखो, जितना बच्चा मेंटली एक्टिव है उतना फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थनेस जो है वो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थनेस से, क्योंकि अरस्तु ने कहा है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो भाई आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि बच्चे के अंदर खेल अधिक से अधिक अगर वो खेलेगा तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वो सहयोग सीखेगा, टीम स्पिरिट सीखेगा, एक दूसरे को सहयोग करना सीखेगा खेल के माध्यम से, और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा तो उसका शरीर भी सुदृढ़ होगा और शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्टेमिना, उसकी एनर्जी, सारी चीज़ें डेवलप होगी और उससे उसकी मेंटल हेल्थनेस भी अच्छी रहेगी। तो इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा। परिवार एक साधन है। परिवार किस प्रकार का साधन है भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या परिवार आपको दूरस्थ शिक्षा का साधन लगता है क्या? ये तो संभव ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी प्रश्न हो उसमें दो ऑप्शन हमेशा लल्लू ऑप्शन होते हैं। मेरी भाषा में कैसे ऑप्शन होते हैं? लल्लू ऑप्शनों को काट लीजिए, मुकाबला हमेशा दो ऑप्शनों में ही होता है। उनमें से अगर एक पे आपने तीर लगाया है बहुत सही तरीके से पढ़ाई करके, तो कोई आपके सामने वहाँ पर गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो देखो, ये लल्लू था ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा वाला। भाई परिवार तो नज़दीक है, वो दूरस्थ कैसे हो गया, है ना? फिर उसने कहा कि भाई गैर औपचारिक शिक्षा है क्या? अरे ये भी बिल्कुल गलत बात हो रही है यार। अच्छा, वो आपसे कहना क्या चाह रहा है? परिवार एक साधन है। कैसा साधन है वो? तो परिवार हमेशा ध्यान रखना अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा आपको विद्यालय के अंतर्गत मिल जाएगी, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी? परिवार से मिलेगी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 23 का ये हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है भाई बताओ? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर एक शिक्षक खुद ही आदर्श रूप से बर्ताव नहीं करेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो इसका आंसर है आदर्श रूप से बर्ताव करना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो सामाजिक मूल्य निर्मित होंगे। अच्छी कहानी सुना रहा है लेकिन वो खुद आदर्श नहीं है तो क्या मतलब है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट है, लंबे टाइम के लिए इम्पैक्ट नहीं रहेगी। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बता तो दिया, लेकिन कुछ समय तक बच्चे ने उसको फॉलो किया, लेकिन टीचर ने खुद फॉलो नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए आदर्श रूप से बर्ताव यदि टीचर स्वयं करेगा तो सबसे बड़ा आदर्श तो टीचर ही होते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चा उस टीचर को देख के सीखेगा कि यार सर इतने ज़्यादा आदर्श हैं तो मुझे भी इनकी तरह बनना है, तो वो अपने आप आदर्श फॉलो करने लगेगा। 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मान लीजिएगा। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत। देखिए ये मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आप रीड के जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उठाकर देख लीजिए। मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड या संवेग से रिलेटेड घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन तो देता ही है, कभी कभार दो भी दे देता है, लेकिन एक तो आता ही आता है। तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद होना चाहिए विलियम मैकडूगल ने यहाँ पर आपको पता है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई है संवेगों के साथ। आपको बताया गया है कि भाई भय जब होता है तो भय के साथ व्यक्ति क्या करता है? तो पलायन करता है। तो भय एक प्रकार का संवेग है, लेकिन भय के बाद उसका पलायन करना, भागना एक मूल प्रवृत्ति है। तो संवेगों के साथ में होने वाली क्रियाओं को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो उन मूल प्रवृत्तियों को जोड़कर बताया है। किसने बताया है? विलियम मैकडूगल ने बताया। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति का विश्लेषण किया, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है। और जो नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन है ऑनलाइन आप जुड़ करके इसका आनंद लें। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि, खेल में सीखो, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि बच्चा खेलेगा उसका शारीरिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होगा और उसकी वृद्धि भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो 26 का यहाँ पर आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। डिस्लेक्सिया संबंधित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे डिस्लेक्सिया और इन रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर्स में। तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया जो शब्द आ गया है, तो डिसलेक्सिया, ये लेक्सिया जो शब्द आपका आ जाए
उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये कहीं ना कहीं पढ़ने से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है भाई? पठन क्रिया से संबंधित होता है, पढ़ने से रिलेटेड होता है। तो ये पठन विकार है, यानी पढ़ाई करने से संबंधित कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसमें वो पढ़ने में उसको कठिनाई का अनुभव होता है, जिस व्यक्ति को डिस्लेक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो पठन से रिलेटेड ही आपका हो जाएगा। यानी 27 का मैंने आपको बता दिया अभी आपको क्या होना चाहिए 27 का, तो ये आपका 27 का डिस्लेक्सिया होना चाहिए। 28 की बात करते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो देखो, विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनका कैसा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए, विशेष विद्यालय के अंदर जाकर होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए? देखो, आप ये विशेष वाला जो कहानी आ रही है तो तीनों गलत जाएंगे। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, कोई बच्चा अगर ज़रूरतमंद है उसको आप अलग बिठा कर पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं, या फिर उसी के जैसे बच्चों के साथ बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हीन भावना जगेगी कि यार जो एक सामान्य बच्चे हैं वो अलग बैठे हैं और हम लोग जो विशेष प्रकार के हमको अलग रखा गया है, तो कहीं ना कहीं हम शायद उन बच्चों के समकक्ष नहीं हैं। ऐसी भावना उनमें जागृत होगी जो कि बहुत ही हीन भावना का काम करेगी और सीखने में बहुत कठिनाई का अनुभव वो करेंगे बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है, उन बच्चों को आपको सामान्य बच्चों के साथ बिठाना है। किनके साथ बिठाना है? सामान्य बच्चों के साथ बिठाना है, ताकि उनके अंदर ये एक अच्छा आत्मविश्वास जगेगा कि नहीं, हम भी सामान्य हैं, इसलिए हम इन सामान्य बच्चों के साथ, बहुत ही नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे हैं तो हम भी नॉर्मल हैं। तो उनके अंदर सीखने की दर बढ़ेगी, उनको देखकर वो सीखेंगे, जैसा सामान्य बच्चा बिहेव कर रहा है वैसा वो भी बिहेव करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छा वहाँ पर प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये प्रबंध होना चाहिए। कुछ स्कूलों में देखा जाता है कमज़ोर विद्यार्थियों का सेक्शन अलग बना दिया जाता है। अरे भाई, उससे उसकी परफॉर्मेंस और गिर जाएगी भैया। आप ऐसा मत कीजिए। आप यदि कमज़ोर बच्चों का सेक्शन और अलग बना रहे हैं तो उनके मन में यही भावना आ गई कि भाई हम सारे के सारे कमज़ोर हैं, इसलिए हमको इस सेक्शन में डाला है। आप कमज़ोर को और इंटेलिजेंट के साथ बिठाइए, तो कम से कम उसको देखकर इन्वायरमेंट के माध्यम से वो सीखेगा। तो ये थोड़ा प्रबंधन में समस्या आती है। कुछ विद्यालयों का प्रबंधन अच्छा होता है, वो तो ऐसा ही सामान्य बच्चों के साथ बिठाते हैं। कुछ विद्यालयों का प्रबंधन इतना मजबूत नहीं हो पाता है, वो मैनेजमेंट इतना अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो वो कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग बिठाते हैं, जिस कारण से और उसके नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। तो हमेशा सामान्य बच्चों के साथ बिठाएं। 29 की बात करें तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण की हम बात कर रहे हैं। देखो, अभिप्रेरण की हम बात करें तो मोटिवेशन की यहाँ पर बात आ रही है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, आपको बताइए, सीखने की यहाँ बात हो रही है। अभिप्रेरण की बात हो रही है मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या काम कर रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, जहाँ अभिप्रेरणा आ जाती है वहाँ पर नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन वो करता है। जब मोटिवेशन मिल जाएगा तो वो नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या होगा? प्रेरित होगा। तो 29 का यहाँ ऑप्शन जाएगा डी। स्मृति तेज बनाता है, इसका अभिप्रेरण से कोई लेना देना नहीं। पुराने अधिगम से नए अधिगम में विभेदित करता है, कोई मतलब नहीं था इसका। एक दिशा रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करना, अरे एक दिशा बहुदिशा से कोई मतलब नहीं है ना अभिप्रेरण का। तो वो तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण का क्या काम है, मोटिवेशन का क्या काम है? तो वो अधिगम के लिए रुचि का सृजन करेगा कि वो नई चीज़ों को सीखे, ठीक है, नए सीखने वालों को प्रेरित करेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कहानियाँ, जो मैंने कुछ कंसेप्ट बताए हैं, आपको समझ में जरूर आए होंगे, और कैसी लग रही मेहनत जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का हमारा इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 30। आपको पता है कि भाई जो पेपर आता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी की, और सिलेबस एग्जैक्टली सेम है लेवल 1 और लेवल 2 का, आपको बताइए। तो 30 प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी की, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो 30 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, और मेरिट हमेशा साइकोलॉजी बनाती है, क्योंकि हिंदी में, इंग्लिश में, यानी अपनी भाषा में, हो सकता है किसी ने संस्कृत ली, अपनी भाषा में लगभग अच्छे स्कोर प्रत्येक व्यक्ति करता है। उसके अलावा अपने कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे SST वालों का अलग सब्जेक्ट हो गया, साइंस वाले अलग हो गए, तो उनका विज्ञान और गणित हो गया, उधर उनका सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड हो गया। तो उनमें तो कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ होती है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे नंबर ले ही आते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण किरदार निभाता है वो है आपका साइकोलॉजी। जितनी ज़्यादा पकड़ आपकी साइकोलॉजी में होगी वो आपकी मेरिट अच्छी बनाएगा, और अच्छी मेरिट बनेगी तो नंबर आप बहुत अच्छे लेके आएंगे और सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अब न्यून दृष्टि यानी कम जो देख पा रहा है, उस बच्चे को आपको क्या करना चाहिए? तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, ये तो बिल्कुल बात नहीं। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। और लेकिन कब तक सहायता करोगे? बैसाखी का सहारा दिला दोगे आप उसको? जितनी ज़्यादा सहायता करोगे बैसाखी का काम करेगी वो, उसको सीखने के लिए प्रेरित नहीं करोगे। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। विशेष बर्ताव एक अपंग का काम करेगा भाई,
पैसा की मिल गई, ज़्यादा आप विशेष उसको बर्ताव करोगे कि नहीं यार ये नहीं देख पा रहा है, चलो इसको छूट दो, जितना ज़्यादा छूट दोगे समस्या होगी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप कभी न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ये फील ही मत कराओ कि तू भाई न्यून दृष्टि वाला है, क्योंकि अगर वो चीज़ उसके दिमाग में स्थायी हो गई ना तो वो उसको एक एक्सक्यूज़ बना लेगा, एक बहाना बना लेगा, और हर बार वो कहेगा कि नहीं मैं तो इनसे अलग हूँ भाई, मैं तो इनसे थोड़ा कम हूँ, तो मुझे कम मेहनत करनी, तो मेहनत की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो सामान्य बिहेव नहीं कर पाएगा। इसलिए कक्षा में उसके साथ हमेशा सामान्य रूप से बर्ताव करें, विशेष रूप से नहीं करें। और ऑडियो सीडी के जरिए आप उसको सुनने में और देखने में, विजुअल इफेक्ट देने में आप उसकी सहायता प्रदान करें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये आज की हमारी क्लासेस, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये लास्ट स्लाइड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हम लोगों ने, हिमांशु व्यास सर ने और हमने फ्री टेस्ट सीरीज आपकी आज से स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको मैंने आज कंप्लीट कराया। पहला पेपर कल हिमांशु व्यास सर आपके साथ जुड़ेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 से रिलेटेड हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। हिमांशु व्यास सर आपको पता है रीड सेलेक्टेड है 2018 में, भी 2018 में रीड सेलेक्टेड हूँ, और मैंने आपको अच्छी तरीके से आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट में नाम मेरा भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है, परंतु रीड सेलेक्टेड होने के नाते रीड मैंने क्रैक की, तो रीड क्रैक करने के नाते मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं कि कैसे उसको आपको 60% से ऊपर लेकर के आने। और मैं आपको यहाँ बता दूं, प्रियंक व्यास राधे के नाम से जो ये मेरा चैनल है, इसमें आपको यहाँ पर ऐसा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। यहाँ पर जाकर आप इस पर क्लिक करके, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पास में यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑल का नोटिफिकेशन आएगा। उस ऑल के नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो हर एक वीडियो आप तक, जैसे ही प्रतिदिन शाम को 6 बजे मैं अपलोड करूँगा हमारे चैनल से, जैसे ही हम हिमांशु व्यास सर हम अपलोड करेंगे तो तुरंत आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। लाइव क्लासेस का भी हम प्रावधान कर रहे हैं, जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, मजबूत कीजिए अपनी तैयारी, आकलन कीजिए 30 में से कितने राइट हुए, और अभी मैंने जो पेपर कराया इसमें 30 में से कितने आपके क्वेश्चन राइट गए हैं। जरूर आप लिखिएगा कि भाई मेरा ये नाम है और मेरे 30 में से इतने राइट गए हैं। आप नाम जरूर लिखिएगा। मान लीजिए किसी को लगे कि भाई मेरे 30 के अंदर से मैंने जो अभी सोल्व करवाए हैं उसमें से सर मेरे 30 में से 29 राइट हैं, 30 में से 30 राइट हैं, या 30 में से 28 राइट हैं, तो आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि सर मेरा ये नाम है। नाम जरूर लिखें, आप नाम लिख सकते हैं कि सर मेरा ये नाम है, जैसे मेरा नाम प्रियंक है तो प्रियंक 30 में से 30 राइट हैं, या 30 में से 25 राइट है। ऑनेस्टली लिखें, आप ये ना सोचें कि भाई मेरे कम राइट हुए तो मैं क्यों लिखूं। अरे जितने राइट हुए लिखिए, तभी तो आकलन होगा। आप कितने गहरी खाई में हैं, यदि आप वो पहचान लेंगे तो आप आराम से बता पाएंगे। चलिए आगे आपको कल फिर से शाम 6 बजे एक नए सब्जेक्ट की नए पेपर के साथ शुरू आपको हम कल मुलाकात होगी, कल मिलेंगे। तब तक फिर से इसका, अगर मान लो किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो इस वीडियो को एक बार वापस से आप रिपीट करके पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक के अंदर, और अधिक से अधिक इसको आप शेयर कीजिए। तब तक लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कैसी रही हमारी मेहनत। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती।